जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सिग्मा वाले गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा के कामकाज की शैली। दोस्तों, संविधान सभा के अंदर आखिर क्या क्या कार्य किए जा रहे थे, किन विषयों पर चर्चा की जा रही थी, क्या वाद विवाद चल रहा था, इन सब बातों की चर्चा हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जितने भी सदस्य संविधान सभा में चुन करके गए थे वे सभी अलग अलग वर्गों से गए थे, अलग अलग समुदायों से गए थे। उनकी एक अलग पहचान थी, अलग अलग धर्म थे। दोस्तों, तो जब वे संविधान सभा में चुन करके गए तो वे अपने धर्म के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी पहचान के लिए बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे पूरे भारत के नागरिकों का कल्याण हो, फायदा पहुंचे, इसके लिए वे संविधान सभा में बहस कर रहे थे। वाद विवाद चल रहा था, चर्चाएं की जा रही थी कि कैसे भारत के हर एक नागरिकों का कल्याण हो। ये अपने फायदे के लिए कोई भी बहस नहीं कर रहे थे। दोस्तों, संविधान सभा के अंदर बहुत सारे मुद्दों में मतभेद था, आपसी तालमेल नहीं बन पा रहे थे, उसमें वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं देखने को मिला, सबकी सहमति वहाँ पर थी। वो था सार्वभौमिक मताधिकार। ये जो वोट देने का अधिकार है, उसको लेकर किसी प्रकार का मतभेद संविधान सभा के अंदर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे जाति के हो, नीचे जाति के हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उस पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी जो वोट की वैल्यू होगी, उसकी जो कीमत होगी, वे हर एक नागरिकों के बराबर होगी। किसी का वोट का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा, किसी का वोट का वैल्यू कम नहीं होगा। इस पर सभी की आम सहमति हुई, सारे सदस्य इस पर संतुष्ट थे, सबकी सहमति थी। हमारे भारत के संविधान में सबसे पहले जो वोट देने का अधिकार था, उसमें उसकी आयु जो थी वो 21 वर्ष की रखी गई थी। अगर कोई भारत का नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष है वो वोट दे सकता है, वो चुनाव कर सकता है। इस बात को लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। दोस्तों, उसी को मैंने लिखा है कि समाज के भिन्न भिन्न वर्ग सहभागी थे संविधान सभा के अंदर, जो सिर्फ अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, वे सभी के फायदे के लिए, भारत के हर एक नागरिक का फायदा हो, कल्याण हो, इसके लिए बात कर रहे थे, उसके लिए कार्य कर रहे थे। सदस्यों में मतभेद लेकिन अपने हितों को आधार बनाकर नहीं, सिर्फ मताधिकार ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया। संविधान सभा में हुई चर्चा प्रकाशित होती थी। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा में जितनी भी बातें हो रही थी, जितनी भी चर्चाएं हो रही थी, जितने भी कामकाज हो रहे थे, जितने भी फैसले लिए जा रहे थे, जितने भी मतभेद होते थे, ये सभी बातों को प्रकाशित किया जाता था अखबारों में, जिसके माध्यम से भारत के हर एक नागरिक को जानकारी होती थी और वे सीधे तौर पर संविधान सभा के सदस्यों के साथ जुड़े हुए थे इस अखबार, इस प्रकाशन के माध्यम से। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार्यविधि। दोस्तों, अलग अलग मुद्दों के लिए 8 कमेटियां थी, जिसकी अध्यक्षता प्राय नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर जी करते थे। दोस्तों, जैसे मुद्दे बहुत सारे थे, भारत में संविधान बनाने को लेकर के बहुत सारे मुद्दे थे कि इन मुद्दों पर कैसे कैसे कानून बनाए जाने चाहिए। तो इसके लिए 8 कमेटियां थी। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उसमें से ये जो अभी मैंने नाम लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर। खास बात यह है कि ये जो चारों सदस्यों का मैंने नाम लिया, इनमें आपसी मतभेद था, इनके विचार आपस में मिलते नहीं थे। ये बहुत सारे मुद्दों में एक दूसरे से असहमत हुआ करते थे, तो इसीलिए और भी बहस होती थी और भी मतभेद होते थे और इसका नतीजा अच्छा निकलता था। दोस्तों, जब किसी बात को लेकर के गहरी वार्तालाप होती है तो फिर क्या होता है इसमें कि नतीजा भी अच्छा निकलता है। तो यही इसी का जो है कि हमें फल मिला आगे चल करके कि हमारा भारत का संविधान इतना खूबसूरत तैयार हुआ। हम जानते हैं कि BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के विचार नहीं मिलते थे, यानी कांग्रेस के विचार नहीं मिलते थे। कांग्रेस के बहुत बड़े आलोचक थे, उनके विचार नहीं मिलते थे। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी विचार नहीं मिलते थे। कई मुद्दों पर हमने देखा कि ये एक दूसरे से असहमत थे। तो इस तरह का वहाँ पर ही माहौल था। यही इनकी देखरेख पर, इन्हीं चारों के देखरेख पर वहाँ पर कार्य किए जा रहे थे, इन कमेटियों पर कार्य किए जा रहे थे। दोस्तों, संविधान सभा लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चला।
जिसमें लगभग 166 बैठकें हुई, तब कहीं जाकर के हमारे संविधान का निर्माण हो पाया। दोस्तों, एक बात जानकर आप सभी को हैरानी होगी कि संविधान सभा के बल पर हमारा संविधान नहीं बना है कि लोग बैठे और आपस में चर्चा करके संविधान को बना लिया। इसके लिए बहुत पहले से ही सिद्धांतों का निर्माण हो चुका था, सिद्धांत बन चुके थे जिस पर बड़े बड़े लोकप्रिय नेताओं की सहमति हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। हम लोगों में जो हुकूमत की जा रही थी, भारत के लोगों में जो हुकूमत की रही थी वो ब्रिटिश के द्वारा हुकूमत की जा रही थी। हम ब्रिटिश शासन से क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे। इसके लिए हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। उसी वक्त में हमारे जो नियम और कानून थे, हमारे जो सिद्धांत थे, उसका निर्माण हो चुका था, जिसमें हमारे जो लोकप्रिय नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उन लोगों पर आम सहमति हो चुकी थी। दोस्तों, एक प्रकार से संविधान सभा उन सिद्धांतों को आकार दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। 13 दिसंबर 1946 में यह प्रस्ताव रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। सबकी सहमति हो जाती है। जितने भी सदस्य संविधान सभा के अंदर थे, उन सभी सदस्यों में यह जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है उस पर सहमति होती है और उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी बातें रखी गई थी, जिसमें कुछ बातें हमने यहाँ पर नोट किया है। जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि भारत एक स्वतंत्र और गणतंत्र राष्ट्र होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत पूरी तरह से आज़ाद होगा। किसी भी तरह का जो बाहरी देश है, कोई हस्तक्षेप भारत के अंदर नहीं कर सकता है। पूर्ण रूप से आज़ाद रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसका चुनाव वंशानुगत नहीं होगा, जिस तरह से ब्रिटेन में किया जाता है। हमारे यहाँ जो प्रमुख का चुनाव होगा, अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, वो जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुनाव किया जाएगा। ये बात इस प्रस्ताव में रखा गया था। दोस्तों, इसके साथ और भी बातें रखी गई थी, जिसमें भारत के साथ कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। भारत के वे सभी क्षेत्र जिसमें ब्रिटिश हुकूमत सीधा कंट्रोल करती थी, और उसके अलावा जो देसी रियासतें थी, देसी रजवाड़े थी, वे सभी तो भारत के ही हिस्से रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और क्षेत्र भारत के साथ जुड़ना चाहता है, भारत के साथ मिलना चाहता है, तो वो मिल सकता है। वो भी भारत का ही एक हिस्सा होगा। ये भी बात इस प्रस्ताव में रखा गया। हर भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून के दायरे में भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की आज़ादी की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। इस प्रस्ताव में ये रखी गई बातें। थल, जल और आकाश से अपने राष्ट्र की रक्षा की जाएगी। यदि कोई बाहरी देश हमारे देश में अतिक्रमण करता है, हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करता है, युद्ध करता है, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम उससे मुकाबला करेंगे और अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। और इसमें यह भी बात रखी गई कि जो हमारे राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक है, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, जनजाति लोग हैं। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़े जाति के लोग हैं। तो इन सभी को संरक्षण दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा, उसको सुरक्षा दिया जाएगा। ये बातें इन प्रस्ताव में रखा गया। दोस्तों, इसके अलावा हम जानेंगे संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान सभा ने संसदीय शासन और संघात्मक व्यवस्था को मंजूर किया, जो एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी तरफ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया कि सरकार के जो संस्थाएं हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सभी के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, जिससे कि संतुलन बना रहे और किसी एक संस्था को संविधान की सारी शक्तियों को नहीं दी जाएगी, इसमें वितरण किया जाएगा। और हमारे भारत में होगी संघात्मक व्यवस्था। इसका अर्थ ये है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है, उनके बीच संविधान के शक्तियों का वितरण होगा। तो दोस्तों, ये सब बातें संविधान सभा के अंदर रखी गई और जिन पर सहमति हुई। बहुत लंबे विवादों के बाद, बहुत लंबे चर्चाओं के बाद जो है इन सब बातों पर सहमति हो पाई, तब कहीं जा कर के संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों, संविधान सभा के अंदर जितने भी सदस्य थे, उन सभी ने
बाहर के देशों के संविधान से सीखने में जरा भी संकोच नहीं किया। उनसे जो बातें वो सीख सकते थे उन्होंने सीखा और उन बातों को उन सब विषयों पर संविधान सभा के अंदर चर्चा की, और जिन बातों पर ये उन लोगों को महसूस हुआ कि उसके संविधान से कुछ नियम और कानून लेना चाहिए और हमें हमारे संविधान में भी जोड़ना चाहिए, तो उन नियमों को, उन कानूनों को बाहरी देशों के संविधान से लेकर के अपने संविधान में जोड़ने का कार्य किया गया। दोस्तों आइए हम बात करते हैं उन सभी नियम और कानूनों की जिसको हमने बाहर देशों से लिया था। जैसे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने जो नियम और कानून लिए उसमें सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। जैसे अगर किसी का चुनाव होता है, किसी पद के लिए चुनाव किया जाता है, तो जिसको भी सर्वाधिक वोट मिलेगी उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप। दोस्तों हमारे भारत में भी संसदीय स्वरूप है, इसको जो हमने लिया है वो ब्रिटिश संविधान से लिया है। उसके अलावा कानून का शासन, जैसे हम कहते हैं कानून का राज चलता है, तो दोस्तों कानून का राज उसे कहते हैं, कानून का शासन उसे कहते हैं जिन पर शासन कानून के मुताबिक किया जाएगा। जिस तरह से हमारा कानून कहता है, नियम कहता है, उसी के मुताबिक यहाँ पर शासन होगा। तानाशाही किसी भी सरकार को करने नहीं दिया जाएगा। यह भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। कानून निर्माण की विधि, जैसे हमें कुछ नए नए कानून बनाने हैं, संविधान में संशोधन करने हैं, तो इसके जो तरीके होंगे वे हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। दोस्तों इसके अलावा अब हम बात करते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका में जो मौलिक अधिकारों की सूची थी उसी को हमने क्या किया, अपने भारत में लागू किया। दोस्तों लगभग 7 जो है हमारे मौलिक अधिकार थे, जिसमें हमने एक मौलिक अधिकार हटा करके अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये जो हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है वो अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होंगे चाहे वो उच्च न्यायालय होगा या सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। ना उस पर राज्य सरकार किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करेगा, ना ही केंद्र सरकार करेगा। उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई सरकार कानून बनाता है, कोई नियम बनाता है, तो उसका जांच पड़ताल किया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। उसको जांचा जाएगा कि आप जिन नियमों को बना रहे हैं कहीं वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। तो ये जो जांच पड़ताल करता है उसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति है, उसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होंगे ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर हमें क्या चलाना है, महाअभियोग चलाना है, यानी उसको निकालने की प्रक्रिया, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके की होगी, हम आगे के चैप्टर में, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है। तो ये जो तरीके होंगे हमने उसको अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। जो हमारे जज होते हैं उन सबको किस तरह से हम लोग हटाएंगे, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अब हम बात करते हैं कनाडा का संविधान। सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन, जैसे दोस्तों हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, इनके बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। लेकिन दोस्तों हमारे जो केंद्र का सरकार है उसके पास ज़्यादा शक्ति है, वो सशक्त है, वो मजबूत है के राज्य सरकार के मुकाबले में। दोस्तों उनको अधिक शक्तियां दी गई है। उसके अलावा अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, हमने अभी बात किया कि एक होता है संघीय सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें जिन शक्तियों की बात की गई है उसके अलावा कुछ कार्य बचे हुए रहते हैं जो इन तीनों सूची में कहीं भी नहीं आता है। तो उसके अलावा जो कार्य है, उनके अलावा जो शक्ति है वो केंद्र के पास होगा। उसका जो निर्णय लेगा, उस पर जो कार्य करेगा वो केंद्र लेगा, वो राज्य नहीं ले सकता है। ये भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जैसा कि हम जानते हैं राज्यों के अंदर में राज्यपाल होते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये जो राज्य के अंदर राज्यपाल चुने जाते हैं वो केंद्र के द्वारा चुना जाता है, ना कि राज्य के द्वारा। अब हमने जो फ्रांस के संविधान से लिया है वह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जैसे कि हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति होती है और उसके बाद जो राजतंत्र था वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वहाँ गणतंत्र स्थापित हो जाता है। तो
तो दोस्तों उसी के आधार पर हमने भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई है। उसके अलावा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं वो भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब यह है कि अगर राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के अंदर रह रहे नागरिकों के कल्याण के लिए अगर कुछ कार्य करने हैं, कुछ फैसले लेने हैं, तो उसके लिए निर्देश देने वाले कोई तो होने चाहिए। इसके लिए क्या है, हमने नीति निर्देशक तत्व बनाए हैं जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस तरीके से किया जाएगा, यह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। दोस्तों ये था क्लास 11th का बुक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे, जिसको हमने 3 पार्ट में करके कंप्लीट किया है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के पिछली वीडियो को देखें, तब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। दोस्तों इसमें हमने भारत के संविधान को समझा और हमने ये भी जाना कि एक राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान समाज को क्या देता है और समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में सवाल करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।